लास्ट वीडियो में हमने एक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम TRR मैनिपुलेटर की फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को सॉल्व करा था। सो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ऑफ दिस TSR मैनिपुलेटर। ठीक है, और वहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है एक सिलेंड्रिकल रोबोट है। वहाँ पे मेरे से थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है। इन एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ सिलेंड्रिकल रोबोट, बट अगर आप इसका एक वर्क स्पेस बनाओगे, सो इफ़ यू मेक अ रफ वर्क स्पेस, सो यू विल गेट something like this. So you will get a cylindrical portion like this. On top of it you will get a hemispherical portion, because यहाँ पे जो जॉइंट है ये एक रोटरी जॉइंट है। इसकी वजह से जो लिंक 3 है दैट कैन मूव लाइक दिस। और जब लिंक 3 हमारा इस टाइप से सर्कुलर आर्क में मूव करेगा, देन इट विल बी एबल टू फॉर्म अ हेमिस्फीयर। सो दिस इज अ रफ वर्क स्पेस ऑफ द अबव रोबोट। सो हम इसको ट्रूली सिलेंड्रिकल नहीं कह सकते हैं, वी कैन से इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल फीचर्स। सो अब इसके साथ हम अपना फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं इस रोबोट का। सो एज यू कैन सी, ये जो ब्लैक में हमने बनाया है दिस इज़ दी फिक्स्ड लिंक। ये अपना ग्राउंड लिंक है या फिर फिक्स्ड लिंक है, इसको लिंक 0 बोलते हैं। दिस ब्लू वन इज़ दी लिंक 1। सो लिंक 1 और लिंक 0 के बीच में देर इज़ अ जॉइंट दैट इज़ अ ट्विस्ट जॉइंट। सो ट्विस्ट जॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी लाइक दिस। सो दिस इज़ अ ट्विस्ट जॉइंट। सो यहाँ पे अपना जॉइंट 1 है। सिमिलरली ये जो अपना लिंक 1 है, दिस ब्लू पोर्शन, link 1 and this green one, this is link 2. Between link 2 and link 1 there is another joint जिसको हम joint 2 से मार्क करते हैं, and this is a sliding joint. So यहाँ अपना रोबोट इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, and this is the joint variable. अब ये जो अपना लिंक 2 है ग्रीन वाला और ये जो लिंक 3 है रेड वाला, इन दोनों के बीच में देर इज़ अ जॉइंट दैट इज़ जॉइंट 3, और ये अपना रेवल्यूट जॉइंट है। सो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी लाइक दिस, एंड यहाँ पे हम इसको थीटा 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द जॉइंट एंगल। तो ये अपने 3 लिंक हो गए, लिंक 0, लिंक 1, लिंक 2 एंड लिंक 3। सो 3 आर द लिंक्स ऑफ द रोबोट एंड फोर्थ वन इज़ द फिक्स्ड लिंक। और यहाँ पे अपना लिंक 3 के लास्ट में देर इज़ अ टूल पॉइंट या फिर एंड इफेक्टर पॉइंट, जिसको हमने P से रिप्रेजेंट करा है। ऑल्सो जो अपना जॉइंट 1 है, जॉइंट 1 से जॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने एक जनरल वेरिएबल A से मार्क करा है। सिमिलरली जॉइंट 2 से जॉइंट 3 का जो डिस्टेंस है दैट इज़ मार्क्ड बाय अ जनरल वेरिएबल B। सिमिलरली जो अपना जॉइंट 3 है और एंड इफेक्टर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हमने C से मार्क करा है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमको अपना फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल डिराइव करना है। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दी यूजुअल प्रोसीजर जो हम अब तक करते आ रहे हैं। सो इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू डू वन थिंग। सो स्टेप 1 इज़ दी होम पोजीशन। सो अब हमको अपना होम पोजीशन सेट करना है। सो जो हमारा जॉइंट 1 है, जॉइंट 1 में जो अपना जॉइंट है दैट इज़ अ ट्विस्ट जॉइंट। सो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी कि जॉइंट वेरिएबल है थीटा 1, इसको हमको इक्वल करना है 0 डिग्री के। सिमिलरली जो अपना जॉइंट 2 है, सो जॉइंट 2 क्या है, ये अपना जॉइंट 2 है दिस वन। सो दिस इज़ अ स्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ पे जो जॉइंट वेरिएबल है दैट इज़ D2, इसको वी हैव टू पुट इट 0 और मिनिमम। सो एनी ऑफ दीज थिंग विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द होम पोजीशन। सिमिलरली जो अपना जॉइंट 3 है, सो जॉइंट 3 कहाँ पे अपना, सो दिस इज़ द जॉइंट 3, ये अपना रेवल्यूट जॉइंट है। और यहाँ पे जो जॉइंट एंगल है यानी कि जॉइंट वेरिएबल थीटा 3 को 0 डिग्री होना पड़ेगा। सो वी कैन राइट थीटा 3 to be equal to 0 degree. And now we have to construct the kinematic diagram of this physical robot in the home position. Home position पे ये सारे angles and distance की value रहेगी, ठीक है। So we will go to step 2. Step 2 is the construction of the kinematic diagram. In home position. Home position को लेते हुए हमको kinematic diagram को बनाना है। सो इसके लिए सबसे पहले वी विल कंस्ट्रक्ट द फिक्स्ड लिंक।
ये जो फिक्स लिंक है हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो इसके लिए वी विल यूज़ ब्लैक कलर। सो ये हो गया अपना फिक्स्ड लिंक। सो इसको ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज़ फिक्स्ड लिंक। और इसके ऊपर हमारा एक ट्विस्टिंग जॉइंट है बिटवीन लिंक 0 एंड लिंक 1। सो अभी हमने अपने लिंक 0 को बनाना है। सो ये हो गया अपना लिंक 0 और इसके ऊपर हमने बना लिया अपना लिंक 1। सो लिंक 1 बनाने के लिए हमको एक पिस्टन बनाना पड़ेगा। सो ये तो हो गया अपना लिंक 0, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड तक। सो ये ग्राउंड से लेके ये ट्विस्टिंग जॉइंट के डिस्टल एंड तक, दिस इज लिंक 0। अब ये जो सेकंड जॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा ट्विस्टिंग जॉइंट से लेके और ये सिलेंडर तक, दिस इज लिंक 1। ठीक है, ये अपना लिंक 1 हो गया। और यहाँ पे देखोगे आप, ये ग्रीन कलर का जो है लिंक 2, ये एक पिस्टन है अपने इस ब्लू सिलेंडर के अंदर। सो हमको अभी पिस्टन बनानी पड़ेगी। सो सिम्बॉलिकली हम इसको बनाएंगे। सो वी विल जस्ट यूज़ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो ये अपना हो गया, ये हो गया अपना पिस्टन। सो ये जो अंदर का पिस्टन है, दिस इज लिंक 2। यहाँ से लेके ये पिस्टन से लेके ये जो एक्सटेंशन है इसका, दिस इज एंटायर लिंक 2। अब हम देखेंगे हमारा जो ग्रीन वाला हमने बना लिया है लिंक 2, लिंक 2। और ये जो है लिंक 3 होम पोजीशन पे, ये इसी पोजीशन पे रहेगा। सो ये जो रेड वाला है, दिस इज लिंक 3 एंड बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 3 देयर इज अ जॉइंट, दैट इज द रेवल्यूट जॉइंट। सो रेवल्यूट जॉइंट को आप काइनेमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग अ सर्कल लाइक दिस। सो ये अपना रेवल्यूट जॉइंट हो गया। और यहाँ से अब हमको लिंक 3 बनाना है। सो फ्रॉम दिस सेंटर आई कैन जस्ट मेक लिंक 3। सो दिस इज लिंक 3, ये एंटायर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और लिंक 3 के एंड पे, ये जो लिंक 3 है, लिंक 3 के एंड पे देयर इज दिस एंड इफेक्टर और द टूल प्लेट। तो हम इसको सिम्बॉलिकली इस टाइप से मार्क कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड इफेक्टर पॉइंट, और इस पॉइंट को आप डिनोट कर सकते हो यूजिंग अल्फ़ाबेट P। सो ये हो गया अपना एंड इफेक्टर पॉइंट। सो इस तरीके से हमने अपना काइनेमेटिक डायग्राम बना लिया है। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल रोबोट दैट इज गिवन टू यू। अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू असाइन दी कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। सो हमको कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को असाइन करना है। सो अब हम अपने DH एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इस पर कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को असाइन करेंगे। बट बिफोर दैट हम क्या करते हैं, जो फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन टू अस, उसको मार्क कर लेते हैं। सो जैसे कि हम फिजिकल कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं, जो जॉइंट 1 है और जॉइंट 2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस A है। सो मेरे को पता है दिस इज जॉइंट 2 एंड दिस वन इज जॉइंट 1। सो बिटवीन लिंक 1 एंड लिंक 0, यहाँ पे अपना जो जॉइंट है, दिस इज नथिंग बट जॉइंट 1। सिमिलरली बिटवीन लिंक 2 एंड लिंक 1, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो जॉइंट होगा, दिस इज नथिंग बट जॉइंट 2। सो फ्रॉम द फिजिकल डायग्राम हमको पता है जॉइंट 2 और जॉइंट 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, दैट इज गिवन बाय A। सो इसको हमने मार्क कर लिया, रफली मार्क करा है। सो दिस इज द डिस्टेंस A। सिमिलरली जॉइंट 2 से लेके जॉइंट 3 तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज गिवन बाय द अल्फाबेट B। सो हम इसको मार्क कर लेंगे। सो दिस इज जॉइंट 2 और यहाँ पे जो जॉइंट होगा दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट 3। सो जॉइंट
3 और जॉइंट 2 के बीच का डिस्टेंस, सो ये डिस्टेंस हो गया अपना b। सो इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया, ये डिस्टेंस हो गया अपना b। सिमिलरली जो एंड इफेक्टर पॉइंट है और जो जॉइंट 3 है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज डिस्टेंस c। सो मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया है, दिस इज द डिस्टेंस c, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज द डिस्टेंस c। अब अपना काइनेमेटिक डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू असाइन दी coordinate frames. For doing it, we have to follow the DH algorithm. So you have to follow DH algorithm, ठीक है। So सबसे पहले हम अपने Z एक्सिस को मार्क करेंगे। So जो हमारा जॉइंट 1 है, दिस इज जॉइंट 1 और ट्विस्टिंग जॉइंट है, सो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। सो हम जहाँ से हमारा जॉइंट 1 पास हो रहा है वहाँ से हमारी एक्सिस पास होगी जिसको हम बोलते हैं Z0। सो ये जो एक्सिस हमारी पास हुई, दिस इज Z0। सिमिलरली जो हमारा जॉइंट 2 है, दिस इज जॉइंट 2, दिस इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट और अ स्लाइडिंग जॉइंट। सो इसका जो ट्रांसलेशन का मोशन है दैट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो हमको पता है एक प्रिज्मेटिक या स्लाइडिंग जॉइंट में जो जॉइंट एक्सिस होती है उसका डायरेक्शन सेम होता है जो हमारा ट्रांसलेशन का डायरेक्शन होता है, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द जॉइंट एक्सिस। सो जॉइंट 2 से जो एक्सिस पास होगी उसका ये डायरेक्शन होगा और उस एक्सिस को हम बोलेंगे Z1। सो हम एक और एक्सिस क्रिएट करेंगे। सो हम इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड दिस इज Z1, इसको हम बोल देंगे Z1। नाउ ये हमारा हो गया जॉइंट 3। जॉइंट 3 इज अ रेवोल्यूट जॉइंट। सो रेवोल्यूट जॉइंट का मतलब है जो लिंक 3 है दैट इज एबल टू रोटेट अबाउट द पॉइंट, दिस पॉइंट इन द 2-डायमेंशनल प्लेन डिफाइंड इन दिस कंप्यूटर स्क्रीन। देयरफॉर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, आइदर इट कैन बी कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इन दिस डायरेक्शन और इट कैन बी गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन इन दिस डायरेक्शन। सो जो Z2 की जो डायरेक्शन होगी जो J3 से पास होगा वो हम कंप्यूटर स्क्रीन से आउटवर्ड भी ले सकते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन के इनवर्ड भी ले सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू अस। बस हमारे, अगर हम आउटवर्ड लेंगे तो जो एंगल की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और अगर हम इनवर्ड लेंगे तो एंगल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, वो आपको राइट हैंड रूल यूज़ करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू टेक इट आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, बट देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सो जो जॉइंट 3 से एक्सेस पास होगी दैट इज Z2 एंड दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। ये मैंने एज्यूम करा है, मैंने इसको कंप्यूटर स्क्रीन के आउटवर्ड कंसिडर करा है, ठीक है। सो दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। आप इसको गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन भी ले सकते हो, ये चॉइस टोटली आर्बिट्रेरी है। सो द सॉल्वर ऑफ द क्वेश्चन हैज़ टू टेक दिस डिसीजन, ठीक। तो मैंने इसको कंप्यूटर स्क्रीन के आउटवर्ड ले लिया। सिमिलरली जो एंड इफेक्टर पे अपना Z एक्सेस बनेगी दैट वी कैन जस्ट मेक पैरेलल टू दी Z एक्सेस ऑफ द प्रीवियस फ्रेम। सो प्रीवियस फ्रेम हमारा फ्रेम 2 है, इसकी Z एक्सेस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो हमने क्या करा, जो एंड इफेक्टर की Z एक्सेस है इसको भी हमने प्रीवियस फ्रेम की Z एक्सेस के पैरेलल बना दिया। सो दिस इज Z3 एंड कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक। अगर मैंने इसको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर बनाया होता परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस शीट, सो Z3 को भी हमको परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस कंप्यूटर स्क्रीन बनाना पड़ता। सो हमने Z2 को बाहर बनाया है इसलिए Z3 को भी बाहर बना लिया। सो दिस इज स्टेप 1 ऑफ द DH एल्गोरिथम। हमने सारी Z एक्सेस मार्क कर ली हैं। नाउ स्टेप 2 में हमको क्या करना है, वी हैव टू मार्क द X एक्सेस ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रेम्स। अब ये बेस फ्रेम है, दिस इज फ्रेम 0 बेस फ्रेम, this is last frame or the end effector frame. So this is the intermediate frame and this is the intermediate frame. So सबसे पहले we are going to do the x axis of frame 1.
जो फ्रेम 1 होगा इसकी एक्स एक्सिस बनाएंगे, यानी कि वी आर गोइंग टू मेक द x1 एक्सिस फॉर मेकिंग x1, फॉर कंस्ट्रक्टिंग x1 हमको z0 को और z1 को रेफर करना पड़ेगा। सो अगर आप देखो, दिस इज z0 एंड दिस इज z1। तो z0 इस डायरेक्शन में है और z1 इस डायरेक्शन में है। सो अगर मैं अपने z0 को एक्सटेंड करता हूँ इन दिस डायरेक्शन, सो ये हमारे z1 के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। सो इफ़ यू रिकॉल द DH पैरामीटर, इफ़ z0 एंड z1 आर कोलिनियर, सो वहाँ पे एक पॉइंट होता था कि जो x1 का डायरेक्शन होगा, ये जो x1 का डायरेक्शन होगा ये होगा अपना z1, और जो z0 का म्यूचुअल डायरेक्शन है इसके नॉर्मल होगा हमारा x का डायरेक्शन, ठीक है, x1 का। सो आई कैन टेक x1 इन दिस डायरेक्शन और आई कैन टेक x1 कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, बिकॉज ये हमारे z एक्सिस का डायरेक्शन है। z0 और z1 एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। सो इनके म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस या म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन तो ये है राइट साइड में, सेकेंड डायरेक्शन इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। तो मैं इस डायरेक्शन में भी x बना सकता हूँ और इस डायरेक्शन में भी x बना सकता हूँ। सो लेट अस क्रिएट x एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि मैं x1 को किस पॉइंट से मार्क करूँ। यहाँ से भी x1 ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। सो द चॉइस डिपेंड्स करती है, हम उस पॉइंट को x1 का पॉइंट लेंगे जहाँ से हमारा DH पैरामीटर 0 हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर टू टेक दिस पॉइंट, ये जो अपना जॉइंट का सेंटर है जहाँ से हमने जॉइंट कंसिडर करा है, ये पॉइंट लेना ज़्यादा बेटर है। और हमने उसके डायरेक्शन को एज्यूम करा है कि z एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो मेरे पे ऑप्शन है, या तो मैं इसको इस डायरेक्शन में ले सकता हूँ और आई कैन चूज इट टू बी कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो मैंने इसको टुवर्ड्स द राइट कंसिडर कर लिया है। सो दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, आप चाहो तो इसको आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन भी ले सकते हो, ठीक। सो अब फ्रेम 1 में हमने z1 बना लिया, हमने x1 बना लिया, तो अब एक लास्ट हमारे को बनाना है y1। तो जैसा आपको पता है y1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ z1 क्रॉस x1। सो z1 और x1 का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप अपने पाम को कर्ल करते हो इन दिस डायरेक्शन, इन दिस सेंस, यानी फ्रॉम z1 से x1 की तरफ अगर आप अपने पाम को कर्ल करते हो, सो योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ y1। सो हमारा थंब विल पॉइंट इन अ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड गोइंग इनसाइड। सो हम अपना y1 को बना लेते हैं। सो y1 होगा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ x1 एंड z1। सो दिस इज y1। अगर आप z से x की तरफ अपने पाम को कर्ल करोगे, सो y1 विल पॉइंट इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये अपना y1 हो गया। सिमिलरली हम अपने x1 को, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। सो लेट अस चेंज द कलर ऑफ x1, इसका कलर हो जाएगा, सो ये अपना x1 हो गया, ठीक है। सो हमने क्या करा है, अपनी 3 एक्सेस को 3 डिफरेंट कलर से शो करा है। सो इस तरीके से हमने अपना जो फर्स्ट इंटरमीडिएट फ्रेम है दैट इज फ्रेम 1, ये हमने मार्क कर दिया है। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1। अब हमको अपना सेकंड इंटरमीडिएट फ्रेम मार्क करना है, और हमारा सेकंड इंटरमीडिएट फ्रेम है फ्रेम नंबर 2, यानी ये वाला फ्रेम। सो यहाँ से ऑलरेडी हमको z2 का डायरेक्शन पता है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो ये z2 हो गई। अब हमको मार्क करना है x2। x2 को मार्क करने के लिए वी हैव टू एनालाइज z1 एंड z2। सो ये तो अपनी z2 है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये अपनी z1 है, इट इज़ गोइंग वर्टिकली अप। सो अगर मैं अपने z1 को एक्सटेंड करता हूँ, सो इफ़ आई एक्सटेंड z1 इन दिस डायरेक्शन, है ना, अगर मैंने अपनी z1 को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करा, सो ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ z1। ये मैं अभी रफली बना लेता हूँ, ठीक। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ z1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ z2। सो z1 और z2 ऑलरेडी 90 डिग्री पे हैं,
और दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डीएच एल्गोरिदम, जो x2 का डायरेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2। यानी कि z1 से जब आप z2 की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, यानी कि अपनी पाम को ऐसे रोटेट करोगे फ्रॉम z1 से z2, देन द डायरेक्शन इन विच योर थंब इज पॉइंटिंग इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ x2। ठीक है। सो आप z1 से z2 की तरफ अपने पाम को कर्ल करो, सो आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और यही डायरेक्शन हमारे x2 की डायरेक्शन होगी। सो हमने x को ग्रीन कलर से बनाया है, सो हम क्या करते हैं, x2 को भी ग्रीन कलर से बना लेते हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ x2। ठीक है। और मैं इस वाली z2 को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये हमने ऐसी रेफरेंस के लिए बनाई थी। ठीक, सॉरी z1 को, ये z1 हमने रेफरेंस के लिए बनाई थी, इसको अब हमने डिलीट कर दिया है। सो ये हो गया अपना x2। अब फ्रेम 2 में हमारे पास z2 है, हमारे पास x2 है। नाउ ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज y2। सो y2 का डायरेक्शन होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ z2 क्रॉस x2। सो जब आप z2 से x2 की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करोगे, सो आपका थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ y2। सो हमने z2 से x2 की तरफ ऐसे कर्ल करा, अपने इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को कर्ल करा। सो अगर आप ऐसे करते हो z2 से x2 की तरफ, सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच द थंब इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड। सो यही अपने y2 का डायरेक्शन हो जाएगा। और y को हमने रिप्रेजेंट करा है ब्लू कलर से। सो हम इसको कलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए हम अपने y2 को यहाँ से थंब की डायरेक्शन में बनाएंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y2। और ये जो पॉइंट आया, दिस इज द पॉइंट O2। ये ओरिजिन है अपने, दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम नंबर 2। सो ये अपना दिस इज O2, ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2, एंड दिस एंटायर फ्रेम इज द फ्रेम 2। सो हमने फ्रेम 1 बना लिया, फ्रेम 2 बना लिया। अब सारे इंटरमीडिएट फ्रेम्स हमने कवर कर लिए हैं। सो ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज फ्रेम 0 एंड एंड इफेक्टर फ्रेम। सो फ्रेम 0 होता है अपना बेस फ्रेम। बेस फ्रेम की z एक्सेस तो ऑलरेडी बन रखी है हमारे पास, दिस इज अलोंग दी ट्विस्ट जॉइंट एक्सेस, ये तो ऑलरेडी है। नाउ हमको बनाना है x0। सो x0 को हम बनाएंगे पैरेलल टू दी x1 एक्सेस इन होम पोजीशन। होम पोजीशन में x1 के पैरेलल बनाएंगे एंड इट हैज़ टू पास थ्रू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0। सो ये है अपनी x1 है, इसी के पैरेलल हम x0 को बनाएंगे। सो इसके लिए हम ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं और ये जो x1 है इसके पैरेलल मैंने x0 क्रिएट कर दी लाइक दिस। सो दिस इज x0। अब हमारे पास z0 है, x0 है। नाउ यू हैव टू यूज़ दी राइट हैंड रूल to make y0। So y0 is going to be in the direction of z0 cross x0। यानी जब आप z0 से x0 की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करोगे, सो आपका थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड गोइंग इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो इस डायरेक्शन में अपना y0 हो जाएगा और ये हम यहाँ से बना सकते हैं। सो दिस इज y0, ये अपने y1 के पैरेलल ही है। ठीक है। सो नाउ हमने अपनी तीनों एक्सेस बना ली हैं। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 और ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है दिस इज कोऑर्डिनेट फ्रेम 0। सो हमने फ्रेम 0 बना लिया, फ्रेम 1 बना लिया और हमने फ्रेम 2 बना लिया। नाउ ओनली फ्रेम दैट इज रिमेनिंग इज द एंड इफेक्टर फ्रेम। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास z एक्सिस तो ऑलरेडी पैरेलल टू z2 है, z3 इज पैरेलल टू z2। सो x3 को सो जो हमारा x3 बनेगा, x3 को हम
Z2 के परपेंडिकुलर बना सकते हैं। सो मैंने x3 को Z2 के परपेंडिकुलर बना दिया, और इट इज़ बेटर फॉर मी टू मेक इट अलोंग x2। सो Z2 के परपेंडिकुलर है और x2 की डायरेक्शन में है, सो दिस कैन बी टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ x3। नाउ z से x की तरफ जब आप अपने राइट हैंड को कर्ल करोगे, सो योर थंब इज गोइंग टू पॉइंट इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, सो वो अपना हो जाएगा y3 का डायरेक्शन। सो वी कैन जस्ट मेक y3 यूजिंग द राइट हैंड रूल। सो दिस इज y3, और ये जो पॉइंट है अपना, दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3, एंड दिस एंटायर 3 सेट ऑफ एक्सेस रिप्रेजेंट द फ्रेम 3। सो इस तरीके से हमने अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को आई वुड से हमने इस्टेब्लिश कर लिया है यूजिंग द DH एल्गोरिदम। नाउ ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज टू फाइंड द DH पैरामीटर्स टेबल। सो हम DH टेबल को यहीं पर बना लेते हैं। सो फर्स्ट लेट मी जस्ट क्रिएट द टेबल। सो ये हो गया अपना DH पैरामीटर्स टेबल। हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोबोट है, दैट इज़ वाई इसमें 3 रोज हैं। सो बिफोर वी फिल द DH टेबल, एक चीज़ जो मैं हर बार भूल जाता हूँ वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम को मार्क करना। तो जो जॉइंट 1 है, जॉइंट 1, यहाँ से Z0 पास हो रही है, और Z0 के अलोंग जॉइंट वेरिएबल है θ1, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये है अपना जॉइंट 2 J2, J2 से Z1 एक्सिस पास हो रही है। Z1 इज़ अ प्रिज्मेटिक और स्लाइडिंग जॉइंट। सो यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम यहाँ पे D2 लिखेंगे। और ये जो एरो है दैट शोज द डायरेक्शन इन विच द लीनियर जॉइंट इज केपेबल ऑफ मूविंग। ये जो B है, B इज द वैल्यू ऑफ द जनरल वेरिएबल D2। सो ये जो ओरिजिन 1 एंड ओरिजिन 2 के बीच का डिस्टेंस है, ये B हो सकता है, मतलब ये दैट अगर आप इसको वेरिएबल की टर्म्स में लोगे तो आप इसे D2 से रिप्रेजेंट करोगे, बट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्वेश्चन हमको ये वैल्यू गिवन है B के बराबर, ठीक है। नाउ जो हमारा जॉइंट 3 है, सो दिस इज जॉइंट 3, यहाँ से जो एक्सेस पास हो रही है दैट इज Z2, और Z2 के अलोंग जो जॉइंट एंगल है दैट इज θ3। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने मार्क कर ली। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू फिल आवर DH पैरामीटर्स टेबल। सो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फिल करेंगे। सो यहाँ पे हम θi को फिल करते हैं फॉर द फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सो θi का मतलब होता है रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस। तो इसका मतलब है हम अपने फ्रेम 0 को इस वाली Z0 के अबाउट कितने डिग्री पे रोटेट करें, सो दैट ये जो हमारी x0 है ये x1 के साथ एंगुलर अलाइनमेंट में आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल वो 0 डिग्री होना चाहिए। सो ऑलरेडी x0 और x1 दोनों टुवर्ड्स द राइट पॉइंट कर रही हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर इनके बीच में जो कांस्टेंट एंगल है दैट इज 0 डिग्री, बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस वाली एक्सिस पे देयर इज अ वेरिएबल पार्ट, यानी कि θ1 ये हम पे वेरिएबल है। सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 + θ1 आप सिंपली इसको θ1 भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे हो गया θ1, ठीक। अगर हमने ये डायग्राम होम पोजीशन पे नहीं बनाया होता तो ज़रूर x1 और x0 के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता। दैट इज़ वाई कई बार वी हैव टू राइट 90 + θ1 इस टाइप से, या θ1 - 90 इस टाइप से आता है, तो वो इसी कंसेप्ट से आता है, ठीक। बट बिकॉज हमने अपना डायग्राम पहले ही होम पोजीशन पे बनाया है, सो वी हैव मेड श्योर x1 और x0 के बीच में कांस्टेंट एंगल 0 है, देयरफॉर ओनली दिस वेरिएबल पार्ट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब हम करते हैं DI को। DI इज द ट्रांसलेशन अलोंग द Z एक्सिस। इसका मतलब है कि फ्रेम 0 को Z0 की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना मूव कराना है, सो दैट x0 और x1 के बीच में Z0 की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए। यानी कि अगर मैं अपने फ्रेम 0 को इस डायरेक्शन में मूव करा दूं बाय a यूनिट्स, सो हमारी x0 x1 के ऊपर अलाइन कर जाएगी, उनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सो DI की जगह पे हम लिखेंगे a। नाउ AI होता है
ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स फ्रेम 0 को x1 की डायरेक्शन में कितना मूव करना है सो दैट z0 और z1 के बीच में जो डिस्टेंस है इन दिस डायरेक्शन वो 0 हो जाए। सो z0 और z1 ऑलरेडी कोलिनियर हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, तो ये z0 है, ये z1 है, तो दोनों के बीच में x1 की डायरेक्शन में जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो ऑलरेडी 0 है, देयरफॉर ai में हम इसको लिखेंगे 0। नाउ नेक्स्ट इज अल्फा आई। So alpha I is the is the rotation of frame 0 about the x1 axis। फ्रेम 0 को x1 के अबाउट में, इस एक्सिस के अबाउट में कितना रोटेट करना है सो दैट z0 और z1 के बीच में जो एंगुलर डेविएशन है, मतलब कोई अगर एंगल है इनके बीच में, वो 0 हो जाए। सो जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हो z0 और z1 के बीच में कोई भी एंगल नहीं है when it comes to rotation about the x1 axis, because दोनों ही कोलिनियर हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं z0 एंड z1, therefore इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, सो इट इज़ 0 डिग्री। प्लस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि x1 पे कोई भी रोटरी वेरिएबल नहीं है, मतलब θ1 θ2 कुछ भी नहीं है इस एक्सिस पे, therefore वेरिएबल पार्ट इज ऑल्सो 0, सो वी कैन सिंपली राइट इट टू बी इक्वल टू 0। सो ये हो गई अपनी फर्स्ट रो। नाउ सेकंड रो फिल करते हैं। इसमें हमको फ्रेम 2 को एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सो थीटा आई का मतलब है रोटेशन अबाउट द z1 एक्सिस, यानी कि ये जो z1 है इस एक्सिस के अबाउट कितना रोटेशन करना है। सो थीटा आई मतलब हम अपने फ्रेम 1 को z1 एक्सिस के अबाउट कितना डिग्री रोटेट करें सो दैट x1 एंड x2 के बीच में जो एंगुलर डेविएशन है वो 0 हो जाए, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए, ठीक। सो फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन वी कैन सी दैट x1 और x2 ऑलरेडी पैरेलल हैं, दोनों के बीच में जो एंगल है कांस्टेंट एंगल दैट इज 0 डिग्री। प्लस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि z1 एक्सिस के अबाउट कोई भी रोटरी वेरिएबल हमारे पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी थीटा वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज दिस जॉइंट 2 इज़ अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। यहाँ पे जो हमारा जॉइंट वेरिएबल है दैट इज़ d2, और d का मतलब होता है ट्रांसलेशन, d का मतलब रोटेशन नहीं होता है। सो ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन वी डू नॉट हैव एनी रोटरी वेरिएबल, दैट इज़ वाई जो वेरिएबल पार्ट होता था जहाँ पे थीटा आता था हमेशा, वो भी 0 है इस केस में। सो 0 + 0 वी कैन सिंपली राइट टू बी 0, ठीक। सो ये हो गया अपना 0। नाउ di is the translation of frame 1 along the z1 axis। z1 एक्सिस के अबाउट मैं अपने फ्रेम 1 को कितना यूनिट्स ट्रांसलेट करूं सो दैट x1 और x2 के बीच में जो डिस्टेंस है इन दिस डायरेक्शन दैट बिकम 0। सो इसका सिंपल सा आंसर है b यूनिट्स। अगर मैं अपने फ्रेम 1 को O1 से पकड़ के डिस्प्लेस करा दूं बाय b यूनिट्स और उसको यहाँ पर लाकर छोड़ दूं, सो हमारी x1 एक्सिस x2 के साथ ओवरलैप कर जाएगी और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। देयरफॉर इसका आंसर है B। नाउ AI इज द ट्रांसलेशन अलोंग द x2 एक्सिस, यानी कि हम अपने फ्रेम 1 को x2 एक्सिस की डायरेक्शन में कितना मूव करें सो दैट जो हमारी z1 है और जो हमारी z2 है इन दोनों के बीच का जो ऑफसेट है इन दिस डायरेक्शन दैट बिकम 0। सो ऑलरेडी हमारी z1 और z2, अगर आप z1 को एक्सटेंड करोगे सो दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे, और जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं सो दे आर कोप्लेनर, एक सिंगल प्लेन में है ये दोनों लाइन, और इन दोनों लाइन का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AI की जगह पे 0। नाउ अल्फा आई, सो अल्फा आई इज द रोटेशन about the x2 axis, rotation of frame 1 की rotation about x2 axis so that z1 और z2 के बीच का जो एंगल है that become 0। अब ये थोड़ा एक देखने वाली चीज़ है। सो ये अपनी z1 एक्सिस यहाँ पे है, ठीक।
अगर मैं इस एक्सिस को एक्सटेंड कर दूं ऊपर की तरफ लाइक दिस, सो ये अपनी y2 के साथ ओवरलैप कर जाएगी। सो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। इफ़ दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2, सो हमने अपनी z1 एक्सिस को ऊपर एक्सटेंड कर दिया। सो अगर आप देखोगे सो ये अपनी z1 एक्सिस आ जाएगी यहाँ से ऊपर, ठीक। z2 इज़ कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो इस पॉइंट से z2 हमारी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऊपर जा रही है वर्टिकली अप, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। और ये जो है हमारी x2, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। x2 की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब मेरे को पता है z1 और z2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस आना है कि माइनस आना है वो कैसे पता चलेगा, ठीक। सो इसके लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक दी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 डायरेक्शन के लिए, या फिर आप अपने राइट हैंड ऑर्थोगोनल रूल को भी यूज़ कर सकते हो। सो आप क्या कर सकते हो, z1 से z2 की तरफ जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे, पाम को, देन योर थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। सो ये जो हमारे थंब का डायरेक्शन है, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ x2, है ना। अगर हमारा z1 से z2 की तरफ हमने अपने पाम को कर्ल करा, सो थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ x2, दैट इज वाई यहाँ पे प्लस का 90 आएगा, ठीक। अब इमेजिन करना, अगर हमने DH एल्गोरिदम में z2 को कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर ना लेकर इसको कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर लिया होता, उस केस में हमारी z1 तो ऊपर होती, z2 होती कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। एंगल की वैल्यू कितनी होती, 90 डिग्री। सो z1 यहाँ होता और z2 होता कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री होता। बट अगर ये z2 इस तरीके से होता, ठीक है। सो अगर हम अपने पाम को रोटेट करें, कर्ल करें इस डायरेक्शन में फ्रॉम z1 से z2, सो नाउ इन दिस केस हमारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करता। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ x2। सो थंब हमारा इधर पॉइंट कर रहा है, x2 हमारी इधर पॉइंट कर रही है। उस केस में -90 होता अगर हम अपने z2 को कंप्यूटर स्क्रीन से अंदर लेते, ठीक है। सो ये जो प्लस और माइनस का डिफरेंस आता है क्वेश्चंस में, ये इसीलिए होता है कि हमने कोई चॉइस करी होती है। सो अगर इस बुक में मैंने z2 को कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर लिया है, सो अल्फा i की वैल्यू +90 आ रही है। किसी और बुक में अगर उसने z2 को कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ले लिया होगा, सो यहाँ पे अल्फा i में -90 आता। बस इतना सा डिफरेंस है। फाइनल आंसर भी डिफरेंस होगा, बट जो फाइनल आंसर तो डिफरेंट होगा, बट जब आप इसे कंप्यूटर में सिमुलेट करोगे या एक रियल रोबोट में रन करोगे, सो वहाँ पे जो मोशन होगी दैट इज़ गोइंग टू बी सेम, ठीक। अब हम अपने लास्ट रो को फिल कर लेते हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3। सो दिस इज़ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। सबसे पहले थीटा आई फिल करना है हमको। सो थीटा आई इज़ दी रोटेशन अबाउट द z एक्सिस। सो हम अपने फ्रेम 2 को z2 एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट करें, सो दैट x2 और x3 के बीच में जो एंगल है दैट बिकम 0। सो ऑलरेडी x2 और x3 सिंगल लाइन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इनके बीच में कांस्टेंट एंगल इज 0, बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 z2, इसके अबाउट एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, यानी कि जॉइंट वेरिएबल θ3। सो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट में θ3 लिख दिया हमने, एंड 0 + θ3 इज नथिंग बट θ3। अब हम अपने DI की बात करते हैं। सो DI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 2 अलोंग द z2 डायरेक्शन, z2 एक्सिस के डायरेक्शन में, सो दैट x2 एंड x3 के बीच में इस डायरेक्शन में कोई ऑफसेट है तो वो 0 हो जाए। सो इसका आंसर होगा 0, बिकॉज x2 एंड x3 बोथ आर इन अ सिंगल प्लेन। जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन का प्लेन है, इसी प्लेन में x2 भी है, इसी प्लेन में x3 भी है। सो ये जो z2 है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। इस डायरेक्शन में दोनों के बीच में कोई भी ऑफसेट या कोई भी डिस्टेंस नहीं है, दैट इज़ वाई DI की जगह पे हम ले लेंगे 0। अब आया AI। सो AI इज द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 2 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x3। x3 की डायरेक्शन में अब हम अपने फ्रेम 2 को कितना यूनिट ट्रांसलेट करें, सो दैट अपनी z2 और z3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए, या फिर हम अपने ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2
को ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3 के ऊपर ओवरलैप करा दें, बोथ आर सेम थिंग। सो इसका आंसर है सी यूनिट्स। सो अगर हम फ्रेम 2 को यहाँ से ले जाके इतना मूव करा दें, यहाँ पे लाके छोड़ दें, सो x2 और x3 सॉरी z2 और z3 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी। सो यहाँ पे आ जाएगा c। सो ये हो गया अपना c। और अल्फा आई इज द रोटेशन अबाउट द x3 एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट हम अपने फ्रेम 2 को कितना डिग्री रोटेट करें, सो दैट z2 एंड z3 के बीच में जो एंगल है दैट बिकम 0। सो z2 जो अपना कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर आ रहा है, z3 भी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रहा है। सो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल जो होता है, कांस्टेंट एंगल, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू जो होती है एंगल की, दैट इज 0। सो होम पोजीशन में दोनों के बीच में 0 डिग्री है। बट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है θ3, यहाँ पर क्या कोई रोटरी वेरिएबल प्रेजेंट है? सो इसका आंसर है नहीं, यहाँ पे कोई भी थीटा वगैरह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटरी वेरिएबल नहीं है। दैट इज़ वाई जो वेरिएबल पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे सिंपली वी कैन राइट 0। सो ये हो गया 0। सो ये अपना हो गया DH पैरामीटर टेबल। सो अगर हम देखें, सो इसकी वैल्यू है, सो इसकी वैल्यू है ये। और अगर आपको समझ आ गया होगा, सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू कंप्यूट द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो ये हो गया अपना DS टेबल। तो ये होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस लिखने के लिए ये अपना DS टेबल है। सो सबसे पहले वी विल राइट T1 विद रिस्पेक्ट टू 0। सो फ्रॉम द DS टेबल θi की वैल्यू है θ1। सो दिस इज द रोटेशन अबाउट z एक्सिस बाय θ1। di की वैल्यू है a। सो दिस इज ट्रांसलेशन अलोंग द z एक्सिस बाय a यूनिट्स। और ये दोनों 0 हैं तो हम इसको लिखेंगे नहीं। सो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, cos θ1 sin θ1 0 0 माइनस sin θ1 cos θ1 0 0 0 0 1 0 and last one is 0 0 0 1 multiplied by translation of a units along the z axis। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सो आप यहाँ से लिख लेना डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना मैट्रिक्स। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सो इसकी वैल्यू मैं यहीं से डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। सो दिस इज C1 S1 0 0 माइनस S1 C1 0 0 0 0 1 0 और लास्ट में हो जाएगा 0 0 A एंड 1। ठीक है, सो अपनी ये T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 आ गया है। नाउ यहाँ से हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 ये कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रॉम द DH टेबल यहाँ पे di की वैल्यू है b। सो di होता है अपना ट्रांसलेशन अलोंग द z एक्सिस बाय b यूनिट्स और अल्फा i की वैल्यू है 90। सो अल्फा i होता है रोटेशन अबाउट द x एक्सिस बाय 90 डिग्री। सो इन दोनों मैट्रिसेस की इंडिविजुअल वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ। सो दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 b। लास्ट में स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 1 टाइम्स ये जो सेकंड मैट्रिक्स है दैट इज रोटेशन अबाउट द x एक्सिस बाय 90 डिग्री। सो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ। सो दैट इज 1 0 0 0 0 0 1 0 0 minus 1 0 0 and last is 0 0 0 1।
सो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट T2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सो इसकी अपनी डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दे रहा हूँ, ठीक। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना। सो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है दैट इज़, मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1, ये -1 है, 0 -1 0 0 और लास्ट में हो जाएगा 0 0 B एंड 1। सो ये अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। अब हम अपने थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की वैल्यू यानी कि T3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इसको कैलकुलेट करेंगे। सो DH पैरामीटर्स टेबल में थीटा आई की वैल्यू है θ3 और AI की वैल्यू है C। सो थीटा आई होता है रोटेशन अबाउट दी Z एक्सिस बाय θ3 और वहाँ पे था अपना ट्रांसलेशन अलोंग दी X एक्सिस बाय C यूनिट्स। सो इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ लिख दे रहे हैं। सो दिस इज़ cos θ3 sin θ3 0 0 माइनस S3 C3 0 0 0 0 1 0 और लास्ट कॉलम है 0 0 0 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है सेकंड मैट्रिक्स से। सो दिस इज़ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और ट्रांसलेशन इज C 0 0 एंड 1। सो ये हो गया अपना थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट इज T3 विद रिस्पेक्ट टू 2। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कॉलम वाइज। सो दैट इज cos θ3 sin θ3 0 0 माइनस sin θ3 cos θ3 0 0 0 0 1 0 लास्ट में हो जाएगा C टाइम्स। सो दिस इज C मल्टीप्लाइड बाय cos θ3 देन C मल्टीप्लाइड बाय sin θ3 देन 0 एंड 1। सो इस तरीके से हमने अपने तीन होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस फाउंड कर लिए हैं। सो फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। तो नाउ इन द लास्ट स्टेप हम अपने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। सो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसी को ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो ये हो जाएगा, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय T3 with respect to the base frame, that is transformation of the, this is the end effector frame with respect to the base frame। और ये आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। सो फॉर दिस सबसे पहले आप लोगे लास्ट फ्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंड इफेक्टर फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फ्रेम। देन यू हैव टू डू पोस्ट प्री मल्टीप्लिकेशन। So you will multiply it with the transformation of frame 2 with respect to the frame 1. So ये अपनी intermediate transformation है। Then you pre-multiply this with the transformation of the frame 1 with respect to the base frame. So जब आप इन तीन matrices को multiply करोगे so ultimately you will get a 4x4 matrix जो आपका आंसर हो जाएगा। So इसकी calculation मैंने यहाँ पर नहीं करी है, I have used MATLAB for the results। so मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट अभी शो कर देता हूँ। सो बिकॉज अगर मैं मैनुअल कैलकुलेशन करूँगा सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई पार्ट और वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज़ नॉट मेड टू डू सच काइंड ऑफ रिपीटेटिव कंप्यूटेशंस। स्पेशली जो हम अपने मैट्रिसेस के साथ में रिपीटेटिव कंप्यूटेशन करते हैं वहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं आपको आंसर तो दे ही दे रहा हूँ इसका, बट ये मैंने सॉल्व नहीं करा है, आई हैव यूज्ड मैटलैब। सो ये जो आपका मैट्रिक्स है सो दिस इज़ अ 4x4 मैट्रिक्स। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमने कॉमा से सेपरेट करी हैं, ठीक। सो ये अपनी फर्स्ट रो हो गई, ये जो कॉमा लगा है ये सेकंड रो के हैं एलिमेंट्स, फिर कॉमा के बाद ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है।
सो दिस इज़ दी T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 जो हमने कैलकुलेट करा है, सेम चीज़ है. दिस इज़ दी T2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सेम है, ठीक है. एंड दिस इज़ दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2. सो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट सम ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे हमने लिखा है T3 विद रिस्पेक्ट टू 0 जिसको हमने T ओवरऑल से रिप्रेजेंट करा है. दैट इज़ नथिंग बट T3 विद रिस्पेक्ट टू 2, T2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय T1 विद रिस्पेक्ट टू 0. सो जब इन तीनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे सो ये आपकी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आ गई. यही आपका आंसर है. सो दिस इज़ नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम दैट इज़ फ्रेम 0. और यहाँ पे मैं चलो आंसर इसका लिख देता हूँ एक बार. सो मैं कॉलम वाइज लिखूँगा. सो दिस इज़ cos थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा 3. उसके बाद है cos थीटा 3 मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा 1. थर्ड एलिमेंट है sin थीटा 3. लास्ट में है 0. ये हो गया अपना फर्स्ट कॉलम. सेकेंड कॉलम में हो गया -C1 S3 माइनस S1 S3 C3 एंड 0. ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम. थर्ड कॉलम दिस इज साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 0 0. और ये अपना हो गया फोर्थ कॉलम. सो दिस इज C टाइम्स, ये C जो है अपना कांस्टेंट है यानी कि लिंक 3 की जो लेंथ है दैट इज C. और ये जो C1 है दिस इज कॉस थीटा 1 टाइम्स ये जो C3 है दैट इज कॉस थीटा 3. सो ये दोनों तो कॉस हैं बट ये वाला है दिस इज द कांस्टेंट C, ठीक है ना. सेकेंड एलिमेंट है C टाइम्स कॉस थीटा 3 टाइम्स साइन थीटा 1. थर्ड एलिमेंट है A प्लस B प्लस C टाइम्स साइन ऑफ थीटा 3. और लास्ट एलिमेंट है स्केल फैक्टर दैट इज़ 1. सो ये तो अपना आंसर हो गया, ठीक. ये है आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का आंसर. और हमको इसको होम पोजीशन के लिए वेरिफिकेशन करनी है. सो ये जितना भी कोड है दिस इज़ फॉर होम पोजीशन वेरिफिकेशन. मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ फॉर दी वेरिफिकेशन ऑफ होम पोजीशन. सो इसमें हमने क्या करा है, हमने कुछ नहीं करा है. हमने थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री पुट करी है, थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री पुट करी है और A B एंड C की वैल्यू हमने एज इट इज़ छोड़ दी. वी जस्ट लेफ्ट इट टू सम कांस्टेंट. सो A B और C कोई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करे जाएंगे, ठीक. सो हमने थीटा 1 और थीटा 2 को 0 0 पुट कर दिया है. देयरफॉर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा, साइन 0 इज़ 0 कॉस 0 इज़ 1. सो S1 की जगह पे 0 पुट करा है, C1 की जगह पे 1 पुट कर दिया, ठीक. इसके बाद हमारे को चाहिए हैं C3 और S3 की वैल्यू. सो S3 और C3. S3 की जगह पे हमने पुट करा है साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इज़ 0 कॉस 0 इज़ 1. सो ये चार वैल्यूज़ हमने अपने जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आई थी यहाँ पे S1 को 0 पुट करो, C1 को 1, S3 को 0 एंड C3 को 1. सो यहाँ पे जब आप इन सब वैल्यूज़ को पुट करोगे और A B एंड C को एज इट इज़ लीव देम एज कांस्टेंट, ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या करा है, मैटलैब में सिंबॉलिक मैथमेटिक्स में एक फंक्शन होता है सब्स. सो सब्स का मतलब है सब्सटीट्यूशन. सो हमने क्या करा, जो अपने सिंबॉलिक वेरिएबल्स थे उसमें C1 की जगह पे 1 को सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक, ये वाला ऑपरेशन. फिर हमने क्या करा, S1 की जगह पे 0 को पुट कर दिया, ये ऑपरेशन, ठीक. फिर हमने क्या करा, C3 की जगह पे 1 को पुट कर दिया, ये वाला ऑपरेशन. और लास्ट में हमने क्या करा, जो S3 है S3 की प्लेस पे 0 पुट कर दिया. यानी कि ये चार ऑपरेशन हमने कर लिए. इसके बाद जो हमारा ओवरऑल मैट्रिक्स आया, सो ये जो मैट्रिक्स है यानी कि ये क्वांटिटी, सो दिस इज़ T3 विद रिस्पेक्ट टू 0 इन दी होम पोजीशन. यानी कि होम पोजीशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जिसके लिए हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करा है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी. सो अगर मैं इसको यहाँ पे
लिख देता हूँ। सो ये जो है T30 इन होम पोजीशन, सो इसको ऐसे लिख देते हैं। सो होम पोजीशन में जो वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम इज़ 1000, सेकेंड कॉलम इज़ 0010, थर्ड कॉलम इज़ 0-100, फोर्थ कॉलम इज़ C0 A+B एंड लास्ट वन इज़ 1। सो ये अपना जो है, दिस इज़ द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ द एंड इफेक्टर फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम एट होम पोजीशन। सो ये आपका आंसर है होम पोजीशन के लिए। इसको हम अभी फिज़िकली वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये हम करेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे। सो ये हमने अपने जो फ्रेम असाइनमेंट हुआ था उसको यहाँ लेफ्ट में ड्रॉ कर लिया है। ये जो असाइनमेंट हुआ था दिस इज़ फॉर द होम पोजीशन, और ये जो राइट में हमने ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करा है फॉर द होम पोजीशन, ये हमने राइट में मार्क कर लिया है। ठीक। सो जैसा आपको पता है कोई भी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक। सो ये जो अपर 3/3 है दिस इज़ द रोटेशन मैट्रिक्स। जो आपका राइट हैंड साइड पे ये 3x1 का मैट्रिक्स है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट और द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ये स्केल फैक्टर है और ये पर्सपेक्टिव है और ये स्केल फैक्टर है। ठीक है। सो दिस इज़ 4x4 मैट्रिक्स। अब हम अपने मैट्रिक्स से एनालाइज करेंगे अपने एंड इफेक्टर फ्रेम को विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। सो ये जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूँ, बट एक बार इस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट के लिए हम इसे ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है, ठीक, रोटेशन मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला कॉलम 100, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो इस टाइप से है। जो ये जो 0 है इसको तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये जो 1 है, अगर आप डायरेक्शन कोसाइन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन को रेफर करोगे, सो ये जो एलिमेंट होता है दिस एलिमेंट इज़ नथिंग बट, ये जो एलिमेंट है दिस इज़ नथिंग बट u डॉट एक्स। यहाँ पे u जो है दैट इज़ मूविंग फ्रेम की एक्सिस और x जो है हमारी फिक्स्ड फ्रेम या रेफरेंस फ्रेम की एक्सिस होती है। ठीक। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1, और बाकी की जो टर्म्स हैं दैट इज़ 0। सो इसका मतलब है कि हमारी u जो एक्सिस है, जो एक्सिस u है, u का मतलब है मूविंग फ्रेम की x एक्सिस, ये जो एक्सिस है, और जो हमारे बेस फ्रेम यानी फ्रेम 0 की x एक्सिस है, ये एक्सिस, ये एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम इज़ 1। सो क्या ऐसा हो रहा है, हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें। सो जो हमारी मूविंग फ्रेम यानी फ्रेम नंबर 3 की जो x एक्सिस है वो फ्रेम नंबर 0 की x एक्सिस की डायरेक्शन में है। सो ये हमारे फर्स्ट कॉलम से वेरीफाई होता है। ठीक। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हम अपने सेकंड कॉलम को देखते हैं। सो ये अपना रोटेशन मैट्रिक्स का दिस इज़ दी सेकंड कॉलम, इसमें 0-0-1 आ रहा है। ठीक है। सो जो एलिमेंट 0 हैं उनको तो स्किप कर देना। ये जो एलिमेंट 1 है दिस इज v डॉट z, और ये आ रहा है 1। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, सो मेरे प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हो जहाँ पे मैंने डायरेक्शन कोसाइन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी ओरिएंटेशन पढ़ाया है, वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो वैल्यू है इस जगह पे अगर आप इसे स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिक्स से कंपेयर करोगे, सो दैट विल गिव यू दिस एक्सप्रेशन, जहाँ पे v होता है अपने मूविंग फ्रेम की एक्सिस इन दी y डायरेक्शन। सो हमारा मूविंग फ्रेम क्या है, दैट इज द एंड इफेक्टर फ्रेम। y डायरेक्शन में एक्सिस कौन सी है, ये वाली y3। सो ये जो y3 एक्सिस है और जो z एक्सिस है हमारे फिक्स्ड फ्रेम की, ये z एक्सिस जो z0 है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये हमको ये वाला एक्सप्रेशन बताता है जो कि यहाँ इस कॉलम से आया है। सो इस कॉलम से ये एक्सप्रेशन आया और इसने हमें बताया जो हमारे फ्रेम्स हैं उनकी y एक्सिस यानी y3 एक्सिस z0 के सेम डायरेक्शन में है।
सो ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया, ठीक। और अब हम अपनी थर्ड कॉलम को रेफर करेंगे। सो दिस इज थर्ड कॉलम, ये हमारे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम है फॉर द होम पोजीशन, ठीक। अब हमारे थर्ड कॉलम में ये ज़ीरो है, लास्ट एलिमेंट ज़ीरो है, बट ये जो मिडिल एलिमेंट है दिस इज़ -1। ये जो मिडिल एलिमेंट होता है दिस इज़ W डॉट आई वुड से W डॉट Y, दिस इज़ W डॉट Y, और इन दोनों की वैल्यू आ रही है -1। सो कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू अगर -1 है, सो उसका मतलब है कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू यूनिट वेक्टर्स इज -1, और कॉस थीटा अगर -1 है, सो थीटा कितना होता है, आई थिंक 180 डिग्री पे -1 होता है। लेट मी जस्ट वेरीफाई इट। हाँ, तो कॉस थीटा इज -1 व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 180 डिग्री। सो इस एक्सप्रेशन से हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि W और Y के बीच में -1 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री। अब ये जो W होता है ये क्या होता है, जो अपना मूविंग फ्रेम होता है उसी की Z एक्सिस को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Y है ये फिक्स्ड फ्रेम की एक्सिस है, अपनी Y एक्सिस। इसका मतलब है कि जो अपनी मूविंग फ्रेम है, यानी फ्रेम 3, मूविंग फ्रेम की W एक्सिस जिसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली एक्सिस, और अगर मैं अपने फिक्स्ड फ्रेम की W एक्सिस देखूं तो दोनों के बीच में 180 डिग्री होना चाहिए। सो दिस इज द Y एक्सिस ऑफ आवर फिक्स्ड फ्रेम। ये जो अपनी फिक्स्ड फ्रेम की Y एक्सिस है ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक। सो ये यहाँ से वेरीफाई हो गया। 180 डिग्री कैसे है, बिकॉज जो Y0 है दैट इज इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन, ये कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जा रही है, बट जो हमारी Z एक्सिस है मूविंग फ्रेम की Z3 दैट इज कमिंग आउटसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। सो दोनों के बीच में एंगल इज 180 डिग्री। दिस इज गिवन बाय द थर्ड कॉलम ऑफ आवर रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है ना, फॉर द होम पोजीशन। सो हमने वेरीफाई कर लिया जो हमारा 3x3 का रोटेशन मैट्रिक्स है फॉर द मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड फ्रेम इज वेरीफाइड। अब हम अपने ट्रांसलेशन या डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स को एक बार और देख लेते हैं। सो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये है C। अब अगर आपको पता होगा ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस इज dx, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन, दिस इज dy, डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। ये जो थर्ड एलिमेंट होता है दैट इज dz, यानी डिस्प्लेसमेंट इन द z डायरेक्शन। किसका डिस्प्लेसमेंट, the origin of the moving frame that is O3 with respect to the origin of the fixed frame that is O0. So O0 से लेके O3 का जो भी displacement है along X, Y and Z axis of the fixed frame that is given by these three elements. So हम सबसे पहले dx को verify कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा frame 3 है इसका origin यानी कि ये point fixed frame के origin से यानी कि इस point से x एक्सिस के अलोंग c यूनिट होगा। तो ये अपनी x एक्सिस है ना, फिक्स्ड फ्रेम की x एक्सिस। सो इस डायरेक्शन में दोनों ओरिजिन्स के बीच में, इस ओरिजिन के और इस ओरिजिन के बीच में कितना डिस्टेंस है, सो आंसर इज c यूनिट्स, है ना। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे सो ये अपना यहाँ से वेरीफाई हो गया, दिस इज c। अगर आप इसका सेकेंड एलिमेंट देखते हो दैट इज 0, इसका मतलब है कि ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 और ओरिजिन ऑफ फ्रेम 3, इन दोनों ओरिजिन्स के बीच में y0 की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है दैट इज 0। सो y0 का डायरेक्शन क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड गोइंग इनसाइड। देयरफॉर क्योंकि हमारा ओरिजिन 3 और ओरिजिन 0 दोनों सेम प्लेन पे बने हैं, दैट इज वाई इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन इस डायरेक्शन में दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0, दैट इज वाई ये आ गया अपना 0। अब dz को देख लेते हैं। सो dz इज द displacement of the origin of frame 3 with respect to the origin of the fixed frame that is origin 0 in the z direction, और वो भी fixed frame के z direction में, यानी कि z0 के direction में, यानी इस direction में अगर मैं अपने origin of frame 3 को देखूं with respect to origin of frame 0, so entire distance is a plus b। अगर मैं इस पूरे distance को जोड़ लूँ a plus b, so ये हो जाएगा इस origin और इस origin के बीच में distance
along the z0 डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में. सो दिस इज गिवन बाय a प्लस बी. सो इस तरीके से हमारा जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया था फॉर द होम पोजीशन, इसको हमने वेरीफाई कर लिया अपने एक्चुअल असाइनमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से. सो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का असाइनमेंट है और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट ये जो हमारी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है, द रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्ट्री, और हम इसको कंप्यूटर एल्गोरिदम में यूज़ कर सकते हैं. अगर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होती असाइनमेंट में, या कोई एंगल गलत ले लिया होता, या प्लस की जगह माइनस कर लिया होता, सो अगर हम इसको वेरीफाई करते, होम पोजीशन में अपना वेरिफिकेशन करते, सो वो कुछ ना कुछ पैरामीटर मैच नहीं करता. और यहीं से हमको पता चलता है कि हमने जो अपना फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल डिराइव करा है, दैट इज़ प्रिटी मच एक्यूरेट. ठीक है ना. अब अगर आपने कुछ और डायरेक्शन में एक्सेस ले ली होती, आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम असाइनमेंट कुछ और होता, सो आपका ये वाला आंसर कुछ और आता. बट जब आप उस आंसर को अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स के साथ वेरीफाई करते, सो अगर वहाँ पे दोनों जगह आंसर मैच होता, सो आप कह सकते थे कि आपका आंसर ठीक आया है. सो दिस इज़ दी ओनली वे इन विच वी कैन वेरीफाई दैट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशंस आर एक्चुअली करेक्ट. सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो we will solve another 3 degree of freedom question. So this is other type of manipulator. This is STR manipulator. So first joint is a prismatic joint or a sliding joint. So ये जो S है ये अपना first joint है. This is a sliding joint. जो second joint होगा इसका, that is going to be a twisting joint. और जो third joint होगा इसका, that is going to be a revolute joint. So इस STR manipulator का forward kinematics हम next video में derive करेंगे. So we will only derive the overall transformation matrix, that is T3 with respect to 0. हम इसको home position के लिए verify नहीं करेंगे because the video will get very much lengthier. So with this I conclude today's tutorial on some of the numericals of 3 degree of freedom robot manipulators. So thank you very much for watching this video.